साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के न्यूज़ टुडे शीर्षक से जो डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसी के तहत 22 सितंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF के विकास के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति या इंग्लिश में कहें तो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी NSC का गठन किया है। तो देखिए, यह जो राष्ट्रीय संचालन समिति NSC है, इसका नेतृत्व जो है के कस्तूरी रंगन करेंगे। ज्ञातव्य है कि उन्होंने ही अर्थात के कस्तूरी रंगन ने ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रारूप समिति का भी नेतृत्व किया था। राष्ट्रीय संचालन समिति NSC के विचारार्थ विषयों में जो चीज़ें शामिल हैं उसमें आपका है, यह जो समिति है वो 4 NCF अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करेगी। ये 4 कौन से होंगे? स्कूली शिक्षा, बाल्यकालीन देखभाल और शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा। ये 4 NCF विकसित की जाएंगी। सभी NCF अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है भविष्य के लिए संबंधित क्षेत्रों पर कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियों के प्रभावों पर भी विचार करेंगे। राज्य जो है वो पाठ्यचर्या की रूपरेखा अर्थात SCF अर्थात कह सकते हैं स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क से इनपुट प्राप्त किए जा सकते हैं। NCF जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क संपूर्ण देश के विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण और अधिगम प्रथाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। यह स्कूली शिक्षा की भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, इसको अंतिम बार वर्ष 2005 में तैयार किया गया था और इससे पूर्व 1975, 1988 और सन 2000 में संशोधित किया गया था। राज्य सरकारें भी राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT की भागीदारी के माध्यम से अपने स्कूली पाठ्यक्रम को संशोधित करने में NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का अनुपालन करती हैं। राज्यों की ये परिषदें SCF अर्थात स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करती हैं। NCF जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यदि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें तो इसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित किया है। इसका उद्देश्य अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात अर्थात ग्रास एनरोलमेंट रेशियो GER के साथ पूर्व विद्यालय स्तर के माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। आगे बात कर लेते हैं। भारत सरकार के 2 अन्य पुलिनों अर्थात बीचेज को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। तो देखिए, ये कौन से हैं? पहला है आपका तमिलनाडु का कोलम और दूसरा है पुडुचेरी का ईडन। इसे भी हम लोग मैप में भी देख लेंगे। तो इन पुलिनों अर्थात बीचों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त होने के साथ ही भारत में ब्लू फ्लैग पुलिनों या बीचों की संख्या अब 10 हो गई। पहले 8 थी, अब 10 हो गई। अब इन 10 की एक बार पहले यहाँ पे मैप में देख लीजिए कौन कौन से अभी जो हाल ही में जिनको घोषित किया गया है। ये आपका तमिलनाडु का कोलम है और पुडुचेरी का ईडन है। इसके अलावा यदि आप पूर्वी तट से देखना प्रारंभ करें तो उड़ीसा का गोल्डन बीच, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा बीच, अंडमान निकोबार का राधानगर बीच है, केरल का कप्पड़ बीच, ये आपका मालाबार तट है, कर्नाटक का पदुबिद्री, कर्नाटक का 2 है, एक कासरकोड बीच है और इसके बाद दीव संघ राज्य क्षेत्र का घोघला बीच और गुजरात का शिवराजपुर बीच। ये पूरे 10 हैं आपके। इसके बारे में और देखें तो जो ब्लू फ्लैग बीच, ये बीच जो होते हैं या इको पर्यटन मॉडल है या पर्यटकों या बीच पर जाने वालों के लिए स्नान हेतु स्वच्छ एवं साफ जल, मूलभूत सुविधाएं व सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराता है। साथ ही क्षेत्र का सतत विकास भी सुनिश्चित करता है। यह प्रमाणन जो है वो डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन FEE द्वारा प्रदान किया जाता है। यह प्रमाण पत्र 4 प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत 33 मानदंडों के आधार पर प्रदान किया जाता है। ये जो 4 प्रमुख शीर्षक हैं ये हैं आपके पर्यावरण, शिक्षा और सूचना, दूसरा है स्नान हेतु जल की गुणवत्ता, तीसरा है पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण और चौथा है समुद्र तटों की सुरक्षा एवं सेवाएं। इससे पूर्व पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संसाधनों के समग्र प्रबंधन के माध्यम से तटीय व समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा एवं संरक्षण के लिए एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट ICZM परियोजना के तहत इको लेवल समुद्र तट पर्यावरण और सौंदर्य प्रबंधन सेवाएं या बीम्स, जिसे इंग्लिश में कहें तो बीच एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज लॉन्च किया था। ये जो बीम्स हैं इसके प्रयासों से इन पुलिनों या बीचेज पर विगत 3 वर्षों में समुद्री अपशिष्ट या समुद्री कूड़े और प्लास्टिक में
क्रमशः समुद्री अपशिष्ट और कूड़े में क्रमशः में 85% और प्लास्टिक में 78% की कमी आई है। ये जो ICZM है अर्थात एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, इसका उद्देश्य तटीय क्षेत्रों के सतत विकास और प्रबंधन को बढ़ावा देना है। आगे बात कर लेते हैं। विभिन्न मंत्रालयों एवं नीति आयोग ने प्रारूप उपभोक्ता संरक्षण ई वाणिज्य नियम 2020 का विरोध किया है। तो इसके बारे में और देखें तो यह सर्वविदित है कि ये नियम जो है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अधिसूचित किए गए थे। इनका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और बाजार में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है। ज्ञातव्य है कि इन नियमों की मांग ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा की जाने वाली फ्लैश सेल को सीमित करने, अनुचित बिक्री या जानबूझकर सूचना को त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने पर प्रतिबंध लगाने, ऑनलाइन मार्केट प्लेस ऑपरेटरों और उनके विक्रेताओं आदि के मध्य संबंधों की जांच करने के लिए की गई है। मंत्रालय के अनुसार नियमों की निम्नलिखित के लिए आवश्यकता थी। ये जो नियम लाए गए इनकी आवश्यकता किस वजह से थी? तो पहला, ई-कॉमर्स उद्योग के विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करना। दूसरा, प्रथम पीढ़ी के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना। तीसरा, शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करना। और चौथा, लघु स्तर के भौतिक स्टोर्स वाले कारोबारियों के हितों की रक्षा करना। प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और नीति आयोग सहित कई मंत्रालयों ने इस प्रकार की चिंताओं को उठाया है। किस प्रकार की चिंताओं को? तो उन चिंताओं को देखते हैं। पहला, सनराइज क्षेत्र और कारोबार करने में सुगमता पर प्रभाव एवं सीमाओं के संदर्भ में। प्रतिस्पर्धा कानून प्रवर्तन, मध्यस्थ उत्तरदायित्व और डेटा संरक्षण संबंधित मुद्दे उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं तथा संबंधित मंत्रालय द्वारा इनसे निपटा जाना चाहिए, इसको लेकर के। और तीसरा, नीति निर्माण में अनिश्चितता और असंगतता का संदेश के संदर्भ में। आगे बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD के बारे में। तो IFAD ने ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी नामक रिपोर्ट जारी की। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD ने। यह रिपोर्ट निर्धन ग्रामीण लोगों के जीवन के संबंध में खाद्य प्रणाली, उपभोग, उत्पादन और मध्यवर्ती चरण के विभिन्न खंडों में उत्पन्न होने वाले मुद्दों का विश्लेषण करती है। ज्ञातव्य है कि खाद्य प्रणालियों के अंतर्गत खाद्य का उत्पादन, प्रसंस्करण, खुदरा बिक्री और वितरण, उपभोक्ता आहार प्राथमिकताएं तथा उपभोग एवं उत्पादित खाद्य के अवशेषों का निपटान शामिल है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष की यदि बात करें तो जैसे जैसे खाद्य उत्पादन की दक्षता में वृद्धि हुई है, वैसे वैसे सुविचारित खाद्य और कृषि नीतियों ने प्रोत्साहन, बाह्य कारकों व प्लवन प्रभाव को सृजित किया है। इनके कारण निम्न स्तरीय पोषण, पर्यावरणीय ह्रास और ग्रामीण असमानता की स्थिति उत्पन्न हुई है। अग्रलिखित बाह्य कारकों के कारण खाद्य प्रणालियां अनवरत रूप से परिवर्तन में हैं। अब ये कारक कौन से हैं? तो इसमें शामिल है जैव भौतिकी और पर्यावरण, राजनीतिक एवं आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व जनसांख्यिकी इत्यादि जो है बाह्य कारक इसको प्रभावित करते हैं। आगे बात कर लेते हैं। भारत व फ्रांस ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की है। दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्थिर, नियम आधारित और किसी भी आधिपत्य से मुक्त रखने के लिए क्षेत्र में संयुक्त रूप से कार्य करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करने पर भी सहमत हुए हैं। साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने में इस साझेदारी की समीक्षा भी की गई है। यह कदम ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा एक नए सुरक्षा गठबंधन AUKUS, ए मतलब ऑस्ट्रेलिया, UK मतलब इंग्लैंड और US मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के गठन पर फ्रांस की प्रतिक्रिया की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। यह जो AUKUS है, इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को गहन करना और गठबंधन के भीतर रक्षा क्षमताओं को अधिकाधिक साझा करना है। समझौते के हिस्से के रूप में ऑस्ट्रेलिया 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फ्रांसीसी पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण की अपनी योजना को समाप्त कर देगा। इसकी बजाय वह ब्रिटेन व अमेरिका की तकनीक पर आधारित जलयानों का निर्माण करेगा। इसी को लेकर के फ्रांस के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया है। इससे संबंधित अन्य गतिविधि में भारत ने स्पष्ट किया है कि यह जो AUKUS ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका का जो गठबंधन है और क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का समूह है, ये दोनों समान नहीं है। और यह जो AUKUS है, यह क्वाड की कार्यप्रणाली को प्रभावित नहीं करेगा। क्वाड के बारे में बात करें तो क्वाड, जिसे भारत गैर सैन्य गठबंधन के रूप में वर्णित करता है, के विपरीत जो यह AUKUS है, यह एक सैन्य गठबंधन है। क्वाड के अंतर्गत विमर्श अब तक गैर सैन्य खतरों तक ही सीमित रहे हैं। उदाहरणार्थ, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और चीनी आयात पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता, कोविड-19 से निपटने एवं जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने के लिए साझा रणनीति विकसित करना इत्यादि। आगे बात कर लेते हैं
कुछ जो सुर्खियों में रही हैं, इसमें पहला है अखिल भारतीय सेवाएं आचरण नियमावली 1968 1968 में संशोधन के संबंध में, अमेंडमेंट इन ऑल इंडिया सर्विसेज AIS कंडक्ट रूल्स 1968। यह संशोधन भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा IFOS के अधिकारियों को भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य होने के दौरान विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त उपहारों को अपने पास रखने की अनुमति प्रदान करेगा। वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाएं आचरण नियमावली 1968 के तहत विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से उपहारों की प्राप्ति या प्रतिधारण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। मौजूदा नियम इन अधिकारियों को विवाह, वर्षगांठ, अंत्योष्टि और धार्मिक कार्यों जैसे अवसरों पर अपने निकट रिश्तेदारों या उनके साथ कोई आधिकारिक व्यवहार नहीं रखने वाले व्यक्तिगत मित्रों से उपहार स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। हालांकि इस प्रकार के उपहार का मूल्य 25,000 रुपये से अधिक है तो उन्हें सरकार को सूचित करना होगा। आगे बात कर लेते हैं भारतीय विज्ञापन मानक परिषद एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI के बारे में। तो हाल ही में परिषद ने ASCI संहिता के उल्लंघन की जांच करने हेतु ब्रांड्स के लिए विज्ञापन परामर्श आरंभ किया है। यह जो ASCI है इसका गठन वर्ष 1985 में 1985 में किया गया था। यह एक स्वैच्छिक स्व विनियामक संगठन है। इसमें भारत में विपणन, रचनात्मक क्षेत्रकों, मीडिया और संबंध कंपनियों के सदस्य शामिल हैं। इसका उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। ऐसा प्रतिस्पर्धा में निष्पक्षता का पालन करते हुए यह सुनिश्चित करके किया जाता है कि विज्ञापन नियमानुकूल, सभ्य और हानिरहित हों। अगला है 5 Eyes के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है 5 Eyes क्या है। तो हाल ही में 5 Eyes के सुरक्षा अलर्ट के कारण न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को या क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान का दौरा रद्द करना पड़ा। 5 Eyes गठबंधन जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, तो ये 5 देश हैं, इनके मध्य एक खुफिया साझाकरण व्यवस्था है। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसके अंतर्गत इन 5 देशों की खुफिया एजेंसियां आपस में संकेत, सैन्य और मानवीय आसूचना साझा करती हैं। अगला है सुपर हाइड्रोफोबिक कॉटन के बारे में। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क MOF के साथ समर्थित सुपर हाइड्रोफोबिक कॉटन का एक नया वर्ग विकसित किया है। यह निकट भविष्य में समुद्री तेल रिसाव को साफ कर सकता है। यह जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है, ये MOF संयोजन में तेल या जल के मिश्रण से तेल के चयनात्मक पृथक्करण की महत्वपूर्ण क्षमता विद्यमान होती है। यह अधिक मात्रा में तेल को अवशोषित करने में सक्षम है और इसे कम से कम 10 बार पुनः उपयोग किया जा सकता है। समुद्री तेल रिसाई सफाई के लिए जो अन्य उपाय अपनाए जाते हैं उसमें ऑयल जैपर और ऑयली बोरस एस है। इसका जो विकास है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट अर्थात टेरी द्वारा विकसित किया गया इसको। इसके अतिरिक्त फ्लोटिंग बूम्स, विभिन्न शोषक, जैसे विभिन्न शोषक में आपका पुआल, ज्वालामुखी, राख इत्यादि आते हैं। नौकाओं पर तैनात अपमथित्र या स्कीमर्स या तेल स्कूप इत्यादि का भी इस्तेमाल जो है समुद्री तेल रिसाव सफाई के लिए किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं। अगला है बिटकॉइन माइनिंग से कई टन ई अपशिष्ट उत्पन्न होता है। यह एक अध्ययन में ऐसा खुलासा हुआ है। तो ई अपशिष्ट की वार्षिक मात्रा मध्यावधि में 64.4 मीट्रिक किलोटन से अधिक हो सकती है। बिटकॉइन माइनिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले शक्तिशाली कंप्यूटरों की औसत उपयोग अवधि मात्र 1.3 वर्ष होती है, मतलब इसके बाद ये खराब हो जाते हैं। बिटकॉइन माइनिंग एक कंप्यूटेशनल पहेली को हल करके नए बिटकॉइन निर्माण करने की प्रक्रिया है। यह उच्च शक्ति वाले कंप्यूटरों द्वारा किया जाता है जो जटिल कंप्यूटेशनल गणित के प्रश्नों को हल करते हैं। अगला है हवाना सिंड्रोम के बारे में। तो इस महीने की शुरुआत में भारत आए अमेरिकी खुफिया अधिकारी में हवाना सिंड्रोम के लक्षण मिले हैं। हवाना सिंड्रोम मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों के एक समूह को संदर्भित करता है। इसमें आमतौर पर बिना किसी बाहरी शोर के कुछ ध्वनियाँ सुनना, मतली, चक्कर आना और सिरदर्द, स्मृति हानि और संतुलन संबंधी समस्याएं होती हैं या शामिल होती हैं। इसे पहली बार वर्ष 2016 में क्यूबा में अमेरिकी दूतावास में स्थित अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया था। यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के एक पैनल ने पाया है कि सर्वाधिक स्वीकार्य सिद्धांत यह है कि निर्देशित व स्पंदित रेडियो आवृत्ति ऊर्जा इस सिंड्रोम का कारण बनती है। अगला है विष्णु ओनिक्स नेपुचिनी या नेपुचियस विष्णु। तो यह जो है विष्णु ओनिक्स नेपुचिनी मध्यम आकार के शिकारी थे। ये उदबिलाऊ के वंश के एक सदस्य रहे हैं जो 12.5 मिलियन से 14 मिलियन वर्ष पूर्व दक्षिण एशिया की प्रमुख नदियों में अधिवासित थे। कहाँ की? दक्षिण एशिया की नदियों में। अब विलुप्त हो चुके इन उदबिलाओं के जीवाश्म सबसे पहले हिमालय के गिरिपादों में खोजे गए थे।
वे जल पर निर्भर थे और भूमि पर लंबी दूरी की यात्रा नहीं कर सकते थे। अब एक नए प्राप्त हुए जीवाश्म से ज्ञात हुआ है कि इन जीवों ने जर्मनी तक की यात्रा की थी। यूरोप में पहली खोज हुई अभी, ठीक है। यात्रा संभवतः 12 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के भौगोलिक आकार से संभव हुई थी। उस समय इसका भौगोलिक आकार अलग प्रकार का था। एलोरा की गुफाओं के बारे में बात करें तो एलोरा की कुछ गुफाओं में वर्षा जल के रिसाव कारण कुछ क्षति पहुंचने की सूचना मिली है। एलोरा की गुफाएं जो है 6वीं से 8वीं सदी ईस्वी की हैं। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित हैं। इन गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। ये अपने हिंदू, बौद्ध और जैन मंदिरों तथा स्मारकों के लिए ज्ञात है। ध्यान रखिएगा, जो एलोरा गुफाएं हैं इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों संबंधित हैं। ये 34 गुफाओं का समूह है, जिसमें 17 ब्राह्मण, 12 बौद्ध और 5 जैन मतों से संबंधित हैं। ये विश्व में सर्वाधिक विशाल एकल शैल कर्तित बौद्ध मठ गुफा परिसरों में से एक है। इसमें विश्व की सबसे बड़ी एकाश्म संरचना शामिल है, जो लोकप्रिय रूप से कैलाश गुफा के रूप में ज्ञात है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।